नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी की सीरीज़ में ये हमारी 16वीं क्लास है और इससे पहले हमने 15 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो अधिगम के साहचर्य सिद्धांत हैं, जिन्हें अपन एसआर थ्योरी कहते हैं, और दूसरे जो सिद्धांत हैं वो है अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से कई बार सीधा प्रश्न ये भी आ जाता है कि एक आपको सिद्धांत दे देगा और उसका प्रवर्तक पूछ लेगा, या सिद्धांत दे देंगे और दूसरी साइड में प्रवर्तक दे देंगे और सुमेलित करवाने से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन अधिगम के साहचर्य सिद्धांत में देखते हैं। मुख्य रूप से 4 सिद्धांत शामिल हैं। इसमें पहला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत और चौथा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, जिन्हें एसओआर थ्योरी कहते हैं, इनमें गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और तलरूप अधिगम का सिद्धांत, ये इन सब की हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अधिगम के सिद्धांतों में से रीट में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसआर थ्योरी के पढ़ेंगे और इसमें से भी जो पहला है वो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया था। और ये जो पावलोव हैं दोस्तों, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। प्रारंभ में ये चिकित्सा शास्त्री थे, इस बात को भी ध्यान रखना। प्रारंभ में ये चिकित्सा शास्त्री थे और इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो 1904 में किया था। और किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। और दोस्तों 1904 में ही उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। तो आई थिंक ये आपको ध्यान रहेंगी, नॉर्मल सी बातें हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इवान पेट्रोविच पावलोव ने। कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, और क्या थी दोस्तों? ये चिकित्सा शास्त्री थे, इस बात को भी ध्यान रखना। इन्होंने कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन करके ये प्रयोग करके दिखाया था और इसी कारण 1904 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस बात को दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जो पेट्रोविच पावलोव को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, बल्कि किस क्षेत्र में दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और इन्होंने अपना प्रयोग 1904 में किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। पावलोव ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को लेकर जो विचार दिए थे, उन्हीं विचारों के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पावलोव के प्रयोग एवं सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का जो श्रेय है वो इन्हीं के शिष्य लेस्टर एंडरसन को दिया जाता है। दोस्तों, ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं और इनके जो प्रयोग है उनको शिक्षा में स्थापित करने का जो श्रेय है वो बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। एक तो हमने पढ़ लिया कि जो पावलोव है, इनके जो प्रयोग हैं उनको शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय इन्हीं के शिष्य लेस्टर एंडरसन को दिया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक और है दोस्तों, जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। इस सिगमंड फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, इस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का जो श्रेय है वो सिगमंड फ्राइड की पुत्री अन्ना फ्राइड को दिया जाता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, आपको अन्ना फ्राइड को दिया जाता है। ठीक है, तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसको शिक्षा के क्षेत्र में किसने स्थापित किया? इसी के शिष्य लेस्टर एंडरसन ने। जबकि सिगमंड फ्राइड के जो सिद्धांत है उसको शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का जो कार्य है वो उसी की पुत्री अन्ना फ्राइड के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पे वो कैसे किया था और प्रयोग क्या था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करते समय मूल रूप से उसे किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलित करने के लिए किया था। इसलिए इनके प्रयोग के मुख्य रूप से 3 चरण हैं। दोस्तों, पहला जो चरण है वो अनुकूलन से पूर्व है, दूसरा
जो चरण है वो अनुकूलन के समय है और तीसरा जो चरण है वो अनुकूलन के बाद की स्थिति का है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रयोग कैसे किया कि एक स्टैंड था और इसी स्टैंड से एक रस्सी के थ्रू कुत्ते को बांध दिया। कुछ समय पश्चात क्या किया, इन्होंने उसके सामने भोजन रखा और उसमें केवल भोजन रखा है, उसके साथ में कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, तो ये जो भोजन था ये एक तरह से स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रहा था। तो स्वाभाविक उद्दीपक के कारण जो क्रिया होगी वो स्वाभाविक क्रिया कहलाएगी। तो भोजन को देखने के बाद क्या आई कुत्ते में के मुंह में लार आई। तो लार कैसी क्रिया थी बताओ, स्वाभाविक अनुक्रिया थी, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक के कारण ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसको अपन कहेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि यूसीएस, और यूसीएस के कारण जो क्रिया हुई है उसे कहेंगे यूसीआर यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, पहले चरण में पावलोव ने कुत्ते को बांधकर उसे दिखाते हुए भोजन रखा और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके प्रभाव से कुत्ते के मुंह में लार का जो आना है वो कैसी क्रिया हो गई, स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ठीक है, ये थी पहली स्थिति जो कि अनुकूलन से पहले की स्थिति थी। अब दूसरा जो चरण आएगा वो आएगा अनुकूलन पैदा करने के समय। तो काफ़ी दिनों तक ये प्रक्रिया पहले वाली उन्होंने है ना दोहराई थी कि भाई कुत्ते को रस्से से बांध दिया, उसके सामने भोजन दिखाया और जैसे भोजन दिखाया लार आने लग गई। तो ये तो बात हो गई स्वाभाविक उद्दीपक के कारण स्वाभाविक अनुक्रिया। अब दूसरे चरण में क्या किया, इन्होंने स्टैंड लिया और वही रस्से से कुत्ते को बांध दिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या किया, इन्होंने पहले घंटी बजाई कुत्ते के सामने, और घंटी कैसा उद्दीपक थी, अस्वाभाविक उद्दीपक थी, ध्यान रखना। और बाद में घंटी बजाने के तुरंत बाद में लगभग 5 सेकंड बाद में उन्होंने क्या रख दिया, उसके सामने भोजन रख दिया। तो भोजन कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। तो ये जो लार आई थी ये स्वाभाविक उद्दीपक को के कारण आई थी, ये लार जो आई थी भोजन के कारण आई थी, घंटे के कारण नहीं आई थी। अभी तो इन्होंने क्या किया है, अनुकूलन बनाने के लिए पहले घंटी बजाई बाद में भोजन दिया, फिर घंटी बजाई फिर भोजन दिया, और ऐसे करते करते बहुत बार इन्होंने ऐसा किया। तो बाद में कुत्ते को ये पता चलेगा कि यार पहले घंटी बजती है उसके बाद में भोजन आता है, इसलिए उन्होंने अनुकूलन पैदा करने का प्रयास किया और इसी स्थिति को कहते हैं अपन दूसरे चरण की स्थिति, अर्थात अनुकूलन पैदा करने के दौरान की स्थिति। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि घंटी और भोजन के बीच में, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में कुल कितना समय का अंतराल था, तो आपको बताना है लगभग 5 सेकंड का अंतराल था। अब इस कंडीशन में कैसे बनती है स्थिति देखते हैं कि पहले घंटे की आवाज़ सुनाई, घंटे की आवाज़ कैसी थी, अस्वाभाविक उद्दीपक थी यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस था, और उसके बाद में भोजन दिया गया लगभग 5 सेकंड बाद में। भोजन कैसा है, स्वाभाविक उद्दीपक है यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है। तो मतलब दूसरी कंडीशन में CS और UCS को एक साथ प्रस्तुत किया गया, पहले घंटे की आवाज़ उसके बाद में भोजन। तो उसके बाद में क्या आई, लार आई। ठीक है, क्योंकि लार भोजन को देखकर आई थी इसलिए लार जो है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है यानी कि UCR है, अर्थात दूसरी कंडीशन में CS प्लस UCS मिलकर UCR का निर्माण करेंगे। अनुकूलन पैदा करने के लिए पावलोव ने कुत्ते को स्टैंड से बांधकर सबसे पहले घंटी बजाई यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, और उसके तुरंत बाद यानी कि 5 सेकंड बाद भोजन प्रस्तुत किया यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक दिया। तो प्रारंभ में कुत्ते की घंटे की आवाज़ से कोई अनुक्रिया नहीं की, परंतु भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार लाने लगी। पावलोव ने इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया और कुछ दिनों के बाद में ये महसूस किया कि कुत्ता बिना भोजन को देखे ही केवल घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकाने लग गया था, क्योंकि दोस्तों वो इस ध्वनि से वो अनुकूलित हो गया था, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके तुरंत 5 सेकंड बाद में क्या आएगा, भोजन आएगा, और भोजन को देखते साथ वो क्या लार टपकाने लग गया था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे ये प्रयोग किया गया तो बाद में वो केवल घंटे की आवाज़ सुनते ही लार टपकाने लग गया था, अर्थात वह घंटे की आवाज़ के साथ में अनुकूलित हो रहा था। एक दिन ऐसा आया कि बिना भोजन को देखे ही केवल घंटे की आवाज़ सुनने से ही लार का जो आने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप थोड़े से ध्यान से देखना है। पावलोव के अनुसार जब भी किसी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलित करना होता है तो पहले
अस्वाभाविक उद्दीपक और उसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना कि इसमें पहले अगर दोनों को आपको अनुकूलित करना है, एक अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक को अगर अनुकूलित करना है तो पहले आपको अस्वाभाविक उद्दीपक देना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको घंटी बजानी पड़ेगी, उसके बाद में आपको भोजन प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पहले आपको घंटी बजानी पड़ेगी, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको भोजन प्रस्तुत यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने भोजन रख दिया उसके बाद में घंटी बजा रहे हो, तो फिर घंटी बजाओगे बाद में। ठीक है, तो उसमें होने वाला कुछ भी नहीं है, वो खाना खा पी के आराम से बैठ जाएगा, लार और कुछ नहीं आएगी फिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रयोग के दौरान पहले अस्वाभाविक उद्दीपक और उसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों प्रकार के उद्दीपकों के बीच में अधिकतम जो अंतराल है वो 5 सेकंड का ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले घंटी बजा दी और 1 घंटे के बाद में भोजन दे रहे हो तो अनुकूलित नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो मिनिमम जो टाइम है वो 5 से 6 सेकंड का ही होना चाहिए, या कुछ बुकों में 5 से 10 सेकंड का मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में 5 सेकंड मिलेगा और 5 सेकंड ही आपको आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम देखते हैं अंतिम चरण अर्थात तीसरा चरण। ये जो चरण है वो अनुकूलन के बाद की स्थिति है। अनुकूलन के बाद में क्या हुआ, घंटे की आवाज़ बजाई। ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा था, लार टपक रही थी। घंटे की आवाज़ कैसा उद्दीपक था, अस्वाभाविक उद्दीपक था, और लार का आना कैसा हो गया फिर, अस्वाभाविक अनुक्रिया। देखो पहले लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया थी, क्यों थी, क्योंकि वो स्वाभाविक उद्दीपक के कारण आ रही थी, वो भोजन के कारण लार आ रही थी। लेकिन अब देखो भोजन तो है ही नहीं, भोजन को तो हटा ही दिया गया, अब केवल क्या घंटे की आवाज़ सुनाई गई। तो घंटे कैसा उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। जब अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण लार आ रही है तो बताओ ये कैसी अनुक्रिया हो जाएगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना है। तो लास्ट की कंडीशन में आपको CS यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, और कंडीशनल स्टिमुलस के कारण सॉरी फ्रेंड्स, कंडीशनल स्टिमुलस के कारण जो रेस्पॉन्स हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो कंडीशनल रेस्पॉन्स होगी। ठीक है, पावलोव ने अंतिम चरण में प्रयोग करते हुए कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया, केवल घंटी बजाई। फिर भी केवल घंटे की आवाज़ सुनते ही कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट कर दी, अर्थात अनुकूलन के कारण अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लग गई थी। पावलोव ने अपने प्रयोग के अंतिम चरण को पूरा करते हुए निष्कर्ष दिया कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलित कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव भी प्राणी के स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगता है। इस प्रकार की क्रिया व्यक्ति के कार्यों में सरलता पैदा कर देती है। दोस्तों इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि पावलोव के जो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत है उसके उपनाम क्या है। उपनाम में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, इसे शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत यानी कि क्लासिकल बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, इसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में संकेत अधिगम के लिए पावलोव के सिद्धांत का जो है वो महत्वपूर्ण है, और इसी सिद्धांत के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दोनों जो मैंने अंडरलाइन किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि संकेत अधिगम के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब पावलोव के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मुख्य उपयोगिता है वो भय के निवारण में, सामाजिकरण में, भाषा के विकास में, दर्शन के विकास में, गणित शिक्षण में, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है आदत व स्वभाव के निर्माण में। दोस्तों अगर एक भी उपयोगिता याद नहीं रहे तो ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आदत व स्वभाव के निर्माण में किस मनोवैज्ञानिक का जो प्रयोग है वो काम में लिया जाता है। तो आपको बताना है IP पावलोव के
शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को, ठीक है, आदत बनाने के लिए या स्वभाव बनाने के लिए। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं विलोपन की। विलोपन क्या है? पावलोव के अनुसार जब एक प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलित हो जाता है तो उसके बाद में यदि उसे स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर दिया जाए और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय के बाद में वह प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुक्रिया करना बंद कर देता है। इसे विलोपन कहा जाता है। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए आप कुत्ते को केवल घंटे की ही आवाज़ सुना रहे हैं, बार बार घंटी बजा रहे हैं और आगे भोजन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके बाद में वो एक बार देखेगा घंटी बजाई भोजन नहीं आया, 2 बार देखेगा घंटी बजाई भोजन नहीं आया, लेकिन बाद में उसको पता चल जाएगा कि केवल घंटी बज रही है, भैया भोजन नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में जो उसकी जो एक तरीके से जो अनुकूलन है वो टूट जाएगा और इसी को कहा जाता है विलोपन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर केवल घंटे बजाए गए तो वो अपनी लार को टपकाना बंद कर देगा, इसे कहा जाता है विलोपन की क्रिया। दूसरा है सामान्यीकरण, जेनरलाइजेशन। सामान्यीकरण क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लगभग समान ध्वनि या प्रकृति वाले अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रभाव भी प्राणी में अनुक्रिया को जन्म दे देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जिस घंटे की आवाज़ से हम लार उत्पन्न कर रहे थे उसी के समान कोई घंटे की आवाज़ अगर उसको सुनाई दे गई तो तुरंत वो लार टपकाना स्टार्ट कर दे। उसको पता है कि भाई घंटे की आवाज़ सुनते ही साथ में क्या आएगा, भोजन आएगा। तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं सामान्यीकरण की क्रिया, कि जब उसी के समान, जैसे कोई भी घंटे की आवाज़ है उसी के समान कोई भी आवाज़ आ गई, कोई भी ध्वनि अगर उसको सुनाई दे गई तो उसके साथ में वो अनुक्रिया प्रकट कर दे, यानी कि अनुक्रिया प्रकट कर देगा, अर्थात वो लार टपकाना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सामान्यीकरण की क्रिया। और अंतिम जो शब्दावली है वो है पुनः प्रकटीकरण। ये क्या होता है दोस्तों? जब कोई व्यवहार विलोपित हो जाता है तो उसके बाद में यदि उस प्राणी को अचानक से पुनः अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक दे दिया जाता है तो उसका विलोपित व्यवहार पुनः प्रकट हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए कि मान लीजिए उसको आप घंटे की आवाज़ सुनाए रहे हो, है ना, और उसको पता चल गया कि भैया भोजन नहीं आएगा, तो वो लार टपकाना बंद कर देता है। इसे कहा जाता है विलोपन की क्रिया। लेकिन मान लीजिए उसका व्यवहार विलोपित हो गया, इसने यही कहा है कि अगर उसका व्यवहार विलोपित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या उसे दोबारा लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। तो उसके सामने वही कंडीशन आपको प्रस्तुत करनी होगी जो पहले करी थी, यानी कि दूसरी वाली कंडीशन। तो उस दूसरी कंडीशन में क्या किया था हमने? एक अस्वाभाविक उद्दीपक दिया था और एक स्वाभाविक उद्दीपक दिया था, यानी कि घंटी बजाई थी और एक घंटे के साथ ही 5 सेकंड के बाद में हमें भोजन दिया था। और अगर वही दोनों कंडीशन फिर से लागू कर दी जाती है तो भोजन को देखेगा और उसकी लार आएगी। ठीक है, फिर से घंटी बजाए फिर भोजन दे, फिर घंटी बजाए फिर भोजन दे, और वो दोबारा से रूटीन में आ जाएगा और दोबारा से जो उसकी जो अनुकूलन की जो क्षमता है वो पुनः प्रकट हो जाती है। अतः इसे पुनः प्रकटीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। और दोस्तों ये सिद्धांत की हम बात करेंगे कल की क्लास में, जिसे अपन कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जो दिया था थॉर्नडाइक के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है फ्रेंड्स, इनकी हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।